नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में हमने एक यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट कर दी है। अब हम जो है वो सेकेंड यूनिट मीन्स आपकी फर्स्ट यूनिट जो है वो स्टार्ट कर रखी है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ लिया वो पढ़ा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, और इस ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे लॉज पढ़े थे। कुछ लॉ जो थे वो क्लासिकल थ्योरीज के ऊपर बेस्ड थे, उसके बाद प्लांक ने क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड एक लॉ दिया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद मैंने आप लोगों को कॉम्पटन इफेक्ट स्टडी कराया है। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड की हीट कैपेसिटी डिफाइन करने जा रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और इस क्वांटम मैकेनिक्स में आज मैं आपको एक नया टॉपिक कराने जा रही हूँ, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हीट कैपेसिटी है क्या। इस टर्म को तो समझे सबसे पहले कि ये हीट कैपेसिटी है क्या। हीट कैपेसिटी क्या है? किसी भी सब्सटेंस का पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो हीट कैपेसिटी कहलाती है। किसी भी सब्सटेंस का पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर हीट, उसकी हीट कैपेसिटी कहलाती है। हीट कैपेसिटी आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। हीट कैपेसिटी हम दो सिचुएशंस में कैलकुलेट करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो आप हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करते हो उसमें आप डिफाइन करते हो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इंटरनल एनर्जी में चेंजेस हीट कैपेसिटी कहलाती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। मीन्स आप हीट कैपेसिटी को दो उसमें कैलकुलेट करते हो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। जब कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करते हो तो आप CV से डिनोट करते हो और ये होता है डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इंटरनल एनर्जी में चेंजेस क्या कहलाएगा? कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी कहलाएगी। कांस्टेंट प्रेशर पे CP से डिनोट किया जाता है और ये होता है डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में एंथैल्पी में चेंजेस क्या कहलाएगा? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर तो हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन ये इक्वेशन हम आगे यूज करेंगे, तो ये इक्वेशंस हमें पता होनी चाहिए। अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। देखो, दो साइंटिस्ट थे, ड्यूलॉप एंड पेटिट। ड्यूलॉप एंड पेटिट, उन्होंने ये कहा कि किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट और उसके एटॉमिक वेट का मल्टीपल हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या कहा?
according to this, yeah, these, the product of, yeah, multiple of heat capacity, specific heat capacity, and atomic weight is constant for all solids. सभी solids के लिए हीट कैपेसिटी और एटॉमिक वेट का मल्टीपल जो होता है वो कांस्टेंट होता है। हीट कैपेसिटी और एटॉमिक वेट का जो मल्टीपल होता है वो कांस्टेंट होता है। मींस एटॉमिक वेट इनटू हीट कैपेसिटी, ये जो होता है ये कांस्टेंट होता है और इन्होंने देखा कि ये लगभग 6 के आसपास होता है। ये जो वैल्यू है ये लगभग 6 के आसपास है और इसको कहा गया, इन दोनों प्रोडक्ट्स को कहा गया एटॉमिक हीट। क्या कहा? एटॉमिक हीट। इस एटॉमिक हीट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्लासिकल थ्योरीज काम में ली गई। इस एटॉमिक हीट को या इस इक्वेशंस को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले जो काम में ली गई वो क्लासिकल थ्योरीज काम में ली गई। क्लासिकल थ्योरीज की इक्विपोर्शन एनर्जी जो लॉ है उसको काम में लिया गया। कौन से लॉ को काम में लिया गया? इक्विपोर्शन एनर्जी लॉ को काम में लिया गया। इसको डिफाइन करने के लिए क्या काम में लिया? इक्विपोर्शन ऑफ एनर्जी लॉ। इट इज डिफाइंड बाय यूजिंग, किसको यूज किया? इक्विपोर्शन ऑफ एनर्जी। इक्विपोर्शन ऑफ एनर्जी लॉ काम में लिया। क्या काम में लिया? इक्विपोर्शन ऑफ एनर्जी लॉ काम में लिया। ये माना गया कि जो एक एटम होता है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो 3 होती है। इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए एटम इज 3, यदि कोई एक एटम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो 1 ग्राम मोल, अब 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? अवोगाद्रोस नंबर इतने एटम होते हैं। तो 1 ग्राम मोल एटम में की टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 1 ग्राम मोल ऑफ एटम डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर 1 ग्राम मोल एटम। भाई एक एटम के लिए 3 थी और यदि उसमें अवोगाद्रोस नंबर इतने, अवोगाद्रोस से मैं नंबर्स को मैं Na से डिनोट करूंगी, Na नंबर इतने एटम है तो कितनी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी? 3 इंटू Na, 3 इंटू Na डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। हमें पता है
कि 1 डिग्री के लिए, पर डिग्री के लिए इक्वी पोर्शन ऑफ एनर्जी जो होती है वो बोल्ट्जमान ने दी थी और उसकी वैल्यू जो होती है वो केटी होती है। ध्यान से सुनो, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, for per degree of freedom, the energy of equiportion is equal to kT। और किसने दी थी ये? बोल्ट्जमान ने दी थी। के बोल्ट्जमान कांस्टेंट और टी टेम्परेचर है। अब हमें कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी निकालनी है? 3n के लिए। एक के लिए kT था, 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एवरेज एनर्जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 3na kT, 3na kT। क्या है? 3n के लिए एवरेज एनर्जी की वैल्यू, एवरेज एनर्जी वैल्यू ये हमारे पास क्या आ गई, जिसको मैं ई बार से डिनोट करूंगी। ई बार आ गई मेरे पास 3n। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, 1 डिग्री के लिए एनर्जी kT है, तो क्या आएगी? 3na इंटू kT, 3na इंटू में kT। यहां तक क्लियर? एन के की वैल्यू जो है वो हम गैस कांस्टेंट आर से डिनोट करते हैं। एन के अवोगाद्रोस नंबर इनटू बोल्ट्जमान कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जो होती है आर गैस कांस्टेंट होती है। तो जहां मुझे एन के दिख रहा है, एन ए इंटू में के ये दिख रहा है, इसकी जगह मैं क्या वैल्यू पुट कर दूंगी? आर की वैल्यू पुट कर दूंगी। तो मेरे पास एनर्जी की इक्वेशन आ जाएगी, एनर्जी ई ये हो जाएगी 3RT। एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 3RT। अब हमें क्या निकालना है? हीट कैपेसिटी निकालनी है। मैंने आप लोगों को हीट कैपेसिटी बोला था कांस्टेंट वॉल्यूम पे, CV। ये वैल्यू होती है इंटरनल एनर्जी में चेंजेस, किसके रेस्पेक्ट में? टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। कब? कांस्टेंट प्रेशर पे। क्या हुआ? डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ई की वैल्यू क्या है बेटा? 3RT। तो CV की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल डेल टी 3RT एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब मैं इसके रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करूंगी तो 3 भी कांस्टेंट और R अभी बोला था गैस कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ही है, तो बाहर आएगा। तो CV की वैल्यू आ गई 3R डेल टी अपॉन डेल टी, और डेल टी अपॉन डेल टी की वैल्यू क्या होती है? 1। तो CV की वैल्यू आ गई 3R। ये तो इन्होंने कौन सी थ्योरी यूज करके ली थी? क्लासिकल थ्योरीज की इक्वी पोर्शन एनर्जी लॉ यूज किया था। क्या कहा था कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक एटम की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो हमने मानी कि वो 3 होती है। मैंने आप लोगों को स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया था कि एटम के पास केवल ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, मीन्स केवल और केवल ये इसके एटम के पास केवल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। फिर मैंने ये कहा कि मैंने जो सॉलिड लिया है वो 1 ग्राम मोल सॉलिड लिया है, मीन्स मोनो एटॉमिक सॉलिड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। मोनो एटॉमिक सॉलिड का मतलब है जिसमें एक ही एटम है। तो मोनो एटॉमिक सॉलिड लिया जो जिसमें कि 1 ग्राम मोल लिया। तो मुझे पता है कि 1 मोल में अवोगाद्रोस नंबर इतने एटम होते हैं। 1 मोल यदि एटम का लिया है तब तो अवोगाद्रोस नंबर इतने एटम होते हैं। मॉलिक्यूल का लिया है तो अवोगाद्रोस नंबर इतने मॉलिक्यूल होते हैं। मैंने ये कहा कि मैंने 1 ग्राम एटम का लिया है, 1 ग्राम मोल एटम का लिया है, मीन्स उसमें Na इतने एटम हैं। एक एटम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम थी 3,
तो Na एटम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 3Na, मीन्स ये आ गई टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास। फिर हमने ये कहा कि बोल्ट्जमान ने ये कहा था कि पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्विपोर्शन जो एनर्जी होती है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम वो होती है kT। अब 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके पास टोटल है और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी kT चाहिए, तो 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी कितनी हो गई? 3n इंटू kT। उसके बाद मैंने ये कहा कि Na और K इन दोनों का प्रोडक्ट गैस कांस्टेंट होता है, ये बोल्ट्जमान ने कैलकुलेट किया था। तो ये इसको गैस कांस्टेंट की वैल्यू यूज कर ली हमने, तो ये R हो गया, T हो गया, ये मेरे पास एनर्जी निकल के आ गई। और मैंने आपको जब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिफाइन की थी कि हीट कैपेसिटी जो होती है वो टेम्परेचर के कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इंटरनल एनर्जी में चेंजेस यही होती है। तो जहां मेरे पास E था वहां पे मैं 3RT की वैल्यू फाइंड आउट 3RT रख दिया। 3 और R दोनों ही कांस्टेंट हैं, बाहर आ गए। डेल टी अपॉन डेल टी की वैल्यू 1 होती है, तो मेरे पास CV की वैल्यू आ गई 3R। R की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेट 2 होती है, तो यहाँ पे CV की वैल्यू आ गई 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। क्या था? किसी भी सॉलिड की का हीट कैपेसिटी इनटू एटॉमिक वेट की वैल्यू लगभग बराबर होती है, यही कहा था। अब ये जो लॉ है ये सभी के लिए फॉलो नहीं हो रहा था। किस किस के लिए फॉलो नहीं होता है कि ये जो है ये हमें कहीं पे भी टेम्परेचर का को डिफाइन नहीं कर रहा है। हमें ये पता है कि हीट कैपेसिटी जो होती है वो टेम्परेचर के साथ साथ चेंजेस होती है, टेम्परेचर के साथ साथ चेंजेस होती है। तो एक्चुअली में जो बहुत सारे सॉलिड्स के लिए प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली वैल्यूज निकाली गई सीवी की, तो वो दोनों वैल्यूज चेंजेस मिली। किस किस के लिए? सॉलिड जो है वो बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और सिलिकॉन लिया गया और उस पे ये लो फॉलो नहीं हो रहा था। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और सिलिकॉन, उसके ऊपर ये लो फॉलो नहीं हो रहा था। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करती जा रही थी, इन्होंने इनके बीच में रिलेशन एक ग्राफ खींचा, किसके बीच में? टी और CV अपॉन R के बीच में। किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया? टेम्परेचर टेम्परेचर और टेम्परेचर और CV अपॉन R के बीच में ग्राफ खींचा। केल्विन में है ये टेम्परेचर। और उन्होंने देखा कि ये जो टेम्परेचर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, CV अपॉन R की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती, पहले इंक्रीज होती है और उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। मीन्स इस तरीके से मिलते हैं हमें कुछ वैल्यूज। ये इस तरीके की कुछ वैल्यूज मिलती हैं। लेड, कॉपर, सिलिकॉन और कार्बन। कार्बन में डायमंड की फॉर्म। तो इनसे क्या क्या कंक्लूजन निकाला उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि एटॉमिक वेट, किसी भी सॉलिड का एटॉमिक वेट और हीट कैपेसिटी का प्रोडक्ट हर एक टेम्परेचर पे कांस्टेंट नहीं होता है। पहली बात तो क्या कही उन्होंने? एटॉमिक वेट और हीट कैपेसिटी का प्रोडक्ट, जिसको हमने क्या बोला? एटॉमिक हीट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ पहली बात, एटॉमिक हीट of all solids at all temperature is not constant। सभी सॉलिड के लिए हर एटॉमिक हीट जो है
वो सभी टेम्परेचर पे कांस्टेंट नहीं होती हैं, क्योंकि ये इन्होंने ग्राफ से पता लगा लिया कि ये चेंज हो रही है। टेम्परेचर के साथ-साथ टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो एटॉमिक हीट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही थी। इस वैल्यू को उन्होंने डिफाइन करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स यूज की। इस वैल्यू को वेरीफाई करने के लिए, या ये जो वैल्यूज थी ये क्लासिकल थ्योरीज से वेरीफाई नहीं हो रही थी, इन थ्योरीज को इसको वेरीफाई करने के लिए इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स काम में ली। मैक्स प्लैंक ने ये बताया था कि एनर्जी जो है वो न तो कंटिन्यू एब्जॉर्ब होती है कोई सिस्टम, और न ही कंटिन्यू एमिट करता है, बल्कि एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी मूव करती है। और ये जो छोटे पैकेट्स होते हैं ये फोटोन कहलाते हैं, और फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू के इक्वल होती है। इसी को इन्होंने यूज किया। क्या किया? कुछ सॉलिड्स के लिए हीट एटॉमिक हीट की जो वैल्यू है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही थी। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, एटॉमिक हीट की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी। इस वेरिएशंस को उन्होंने टेम्परेचर और हीट कैपेसिटी, एटॉमिक हीट वेरिएशन को डिफाइन करने के लिए इन्होंने क्लासिकल थ्योरीज का यूज नहीं किया, मैक्सवेल प्लैंक के क्वांटम थ्योरीज का यूज किया। मैक्सवेल प्लैंक ने ये कहा था कि एनर्जी जो है, जब भी कोई सॉलिड जो है वो ऑसिलेट करेगा तो वो एनर्जी एमिट करेगा। और मान लो ये जो है वो न्यू फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, तो इसमें जो एनर्जी आएगी वो एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, मीन्स एच न्यू के फोटोनों के मल्टीपल में ही आएगी। लेकिन मल्टीपल कैसे होंगे? पूर्णांक होंगे, इंटीजर फॉर्म में मल्टीपल्स, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होंगे, फुली इंटीजर फॉर्म में मल्टीपल्स होंगे। और इसका यूज किया उनके अकॉर्डिंग, बोल्ट्जमान थ्योरीज के अकॉर्डिंग एवरेज एनर्जी की एक वैल्यू दी गई। एवरेज एनर्जी ई बार ये होती है एच न्यू नोट अपॉन ई रेज टू पावर एच न्यू नोट अपॉन के टी माइनस 1। किसने दी थी? ये बोल्ट्जमान ने दी थी। इस बोल्ट्जमान एनर्जी का यूज किया और उन्होंने इसके लिए सीवी की वैल्यू निकाली। ये एवरेज एनर्जी है 3n ई बार। टोटल एनर्जी हमारे पास क्या आ गई? 3n ई बार। 3n ई बार। 3 क्या था? डिग्री ऑफ फ्रीडम एक एटम के लिए। n क्या है? अवोगाद्रोस नंबर। तो एक एटम की एवरेज एनर्जी ई बार है, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? 3 इंटू n इंटू ई बार। तो ई की वैल्यू क्या आ गई? 3n h न्यू नॉट अपॉन e रेज टू पावर h न्यू नॉट अपॉन के टी माइनस 1। इस वैल्यू को यूज करते हुए CV की वैल्यू फाइंड आउट की। CV क्या होता है? डेल E अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। CV क्या होता है? डेल E अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। मीन्स इस इक्वेशंस का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया? डिफरेंशियल कर दिया। और वो डिफरेंशियल की वैल्यू जो आती है वो डायरेक्ट आपको याद रखनी है। डिफरेंशियल की जो वैल्यू आती है वो आपको डायरेक्ट याद रखनी है। वो वैल्यू होती है CV इज इक्वल टू 3NK। CV इज इक्वल टू 3NK एच न्यू नोट अपॉन के टी का होल स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एच न्यू नोट अपॉन के टी अपॉन ई रेज टू पावर एच न्यू नेट अपॉन के टी माइनस 1। ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि इसका क्या किया? टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया, तो ये वैल्यू आई। भाई 3n तो था ही, उसके बाद इसका डिफरेंशियल की वैल्यू, इस पूरे के डिफरेंशियल की वैल्यू, ये वैल्यू आई। आपको ये वैल्यू
ध्यान रखनी है। ये था आपका हीट कैपेसिटी। क्या किया हीट कैपेसिटी में कि जब कुछ सॉलिड्स लिए गए, वहां तक तो हमने देख लिया था कि सीवी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, 6 आ गई थी। मीन्स वहां तक तो ये फॉलो हो रहा था। लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा कि एक्चुअली में हम कुछ सॉलिड्स की, जैसे बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, सिलिकॉन, इनका जब ग्राफ खींचा गया किस किस के बीच में, सीवी अपॉन आर वर्सेस टी, तो ये देखा गया कि जैसे जैसे टी की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही थी, वैसे वैसे सीवी अपॉन आर की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही थी। मीन्स एटॉमिक हीट कांस्टेंट नहीं हो रही थी हर एक टेम्परेचर पे। किसी भी सब्सटेंस की एटॉमिक हीट हर एक टेम्परेचर पे कांस्टेंट नहीं होती है। अब इस चीज को डिफाइन करने के लिए उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स काम में ली। मैक्सवेल प्लैंक की क्वांटम मैकेनिक्स काम में ली। उनके अनुसार एनर्जी को न तो कंटिन्यूअस क्रिएट कर सकते हैं और न ही कंटिन्यूअस एनर्जी को न तो कंटिन्यूअस अब्सॉर्ब किया जा सकता है किसी सिस्टम के द्वारा, और न ही एनर्जी को कंटिन्यूअस एमिट किया जाता है, बल्कि ये छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में एमिट किया जाता है। और वो छोटे छोटे पैकेट्स फोटोन कहलाते हैं, और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है। मान लो जब सॉलिड जो है वो आपका न्यू फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो एच न्यू हो सकती है, 2 एच न्यू हो सकती है, 3 एच न्यू हो सकती है। मीन्स उसकी जो एनर्जी है वो एन एच न्यू, एन हमेशा इंटीजर नंबर होगा, 1 2 3 4 5, फ्रैक्शन फॉर्म नहीं होगा। यहां तक यूज करने के बाद उन्होंने ये कहा कि ये वाइब्रेशंस कर रहा है। जब सॉलिड वाइब्रेशंस कर रहा है तो उसके लिए बोल्ट्जमान ने एक एनर्जी की वैल्यू दी थी, एवरेज एनर्जी की वैल्यू दी थी। वो बोल्ट्जमान की एवरेज एनर्जी की वैल्यू थी ई बार इक्वल टू एच न्यू नोट अपॉन ई रेज टू पावर एच न्यू नोट अपॉन के टी माइनस 1। इस इक्वेशंस का यूज किया, और ये तो थी एक एटम के लिए एवरेज एनर्जी। अब हमारे पास 3Na इनटू में जो एनर्जी, एवरेज एनर्जी पर एटम पर डिग्री निकल के आई है, उसको मल्टीप्लाई किया तो ये एनर्जी आ गई हमारे पास टोटल एनर्जी। इस टोटल एनर्जी में हमने ई बार की वैल्यू, अब ये टोटल एनर्जी है, इस टोटल एनर्जी का हम टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया, और डिफरेंशियल करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आई। क्योंकि सीवी क्या है, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इंटरनल एनर्जी का डिफरेंशियल ही क्या कहलाएगा, सीवी कहलाएगा। ये था, तो सीवी की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट कर। ये था आपका हीट कैपेसिटी एट फॉर सॉलिड्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो स्टडी करेंगे वो करेंगे आपका बोर मॉडल। थैंक यू।